इस लेक्चर में बच्चों आपको गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा है गॉस प्रमेय है क्या, गॉस प्रमेय का निरूपण कैसे किया जाता है, इसे आपने कर लिया है। अब आपको गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग बताया जा रहा है। पहला आपका अनुप्रयोग है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। अब इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट हम वैद्युत क्षेत्र का मान कूलाम का नियम उपयोग करके नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम गॉस प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, माना अनंत लंबाई का बिल्कुल सीधा, माना अनंत लंबाई का बिल्कुल सीधा आवेशित चालक तार है। ये अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार आपने मान लिया, ठीक, जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा है। तो इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार की संपूर्ण लंबाई में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। अब इस चालक तार के लंबवत, इस चालक तार के लंबवत चाहे बाईं ओर चाहे दाईं ओर हमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम चालक तार से r दूरी पर, चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं दाईं तरफ, और उतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु P डैश मान लेते हैं, क्योंकि आपका वैद्युत क्षेत्र दोनों तरफ उत्पन्न होगा। तो इस सीधे आवेशित चालक तार जिसकी लंबाई अनंत है, चालक तार के दोनों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम चालक तार के अभिलंबवत दोनों तरफ r दूरी पर दो बिंदु मान लेते हैं। पहला बिंदु क्या माना गया, P, दूसरा बिंदु क्या माना गया, P डैश। अब देखिए, इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस चालक तार का गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा। तो आपको बताया गया था फर्स्ट ईयर में कि तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है। यदि आपका ध्वनि स्रोत बिंदु के आकार का है तो उसका तरंगाग्र गोलाकार होता है। अब यहाँ आपका क्या है, यदि आपका ध्वनि स्रोत रेखीय है तो उसका तरंगाग्र बेलनाकार होता है। तो यहाँ जो आपका आवेश है वो क्या है, बिल्कुल रेखीय है। अतः इस चालक तार के चारों ओर हम एक बेलनाकार बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो इसी दूरी r को त्रिज्या मानकर हम चालक तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो जब भी आपका आवेश रेखीय होगा तो रेखीय आवेश का जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है, जिसकी लंबाई मान लीजिए आपका यल है। इसकी लंबाई क्या है, यल है। माने गए गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण एरिया ए है, क्या आपका है, ए है। अब संपूर्ण एरिया में से हम एक छोटा सा एरिया डीए मान लेते हैं। डीए आपका हो गया। धन आवेश है तो आप जानते हैं कि धन आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश से बाहर की ओर होता है। तो यह आपका हो गया बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो क्या हो गया, बाहर की ओर हो गई। अब इस क्षेत्रफल डीए का हमें क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा।
तो ये आपका हो गया डी वेक्टर ए। अब वही काम फिर किया जाएगा, तो सीधे हम ज्ञात कर दे रहे हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान हम सीधे ज्ञात कर रहे हैं। फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। अब डी फाई ई क्या है? इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान है। अब फिर क्या करेंगे? डी फाई का मान वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, फिर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का मान बताया जा चुका है आपको, ई डी ए कास थीटा होगा। चूंकि वेक्टर ई तथा वेक्टर डी वेक्टर ए दोनों समान सदिश की भांति व्यवहार करते हैं, अतः इनके बीच का कोण जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो हो गया थीटा बराबर शून्य। अब आपको मिल गया सरफेस इंटीग्रल डी ए का जीरो का मान क्या होता है? शून्य। तो आपको क्या मिला? ई डी ए। अब डी ए के सापेक्ष, क्योंकि डी ए के मान में परिवर्तन हो रहा है, ई आपका कांस्टेंट होगा, इसलिए हम समाकलन से ई ए को बाहर कर लेते हैं। तो आपका केवल बचा सरफेस इंटीग्रल डी ए। क्या बचा? फिर सरफेस इंटीग्रल डी ए का मान क्या होगा? ई ए। देखा आपने, आपको यहाँ तक लगभग सभी अनुप्रयोग में यहाँ तक निगमन करना होगा। इस चैप्टर में जो भी आपको इसका अनुप्रयोग पढ़ना है, यानी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में यहाँ तक सभी में आपको निगमन करना होगा कि फाई ई बराबर ई ए तक आपको प्राप्त करना होगा। तो आपको मिला फाई ई बराबर ई ए, और यही वैद्युत फ्लक्स की क्या है? परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र के परिमाण और गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमें क्या निकालना है? ई निकालना है। अभी आपने क्या पढ़ा है? गॉस प्रमेय। तो किसी भी आकार के बंद काल्पनिक पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स होता है Q बटे एप्सिलॉन 0। ई हमें निकालना है। तो हो गया फाई का मान गॉस प्रमेय से Q बटे एप्सिलॉन 0। ई हमें निकालना है। अब यहाँ हमें ए का मान रखना है। अब ए का मान क्या लिखा जाएगा? तो क्या है कि आपका जो गॉसियन पृष्ठ है वो क्या है? बेलनाकार है। तो बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ एच के स्थान पे क्या माना गया है? यल माना गया है। तो ये हो गया 2 पाई आर यल। ये हो गया बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें ई का मान निकालना है। ई बराबर हो जाएगा Q बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर यल। अब देखिए, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर और Q बटे यल। Q बटे यल को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसका प्रतीक होता है लैम्डा। क्योंकि लैम्डा बराबर होता है Q बटे यल, को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यह भी आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर में। तो इसे आपको याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो किसी चालक के एकांक आयतन में किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी हम Q बटे यल के स्थान पे लैम्डा लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर।
ठीक। अब देखिए, अब देखिए आपको क्या मिला व्यंजक कि ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। क्या करते हैं, आंतरिक प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 से नीचे गुणा कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो यह आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे r। इसे क्यों किया गया है, इसे आंतरिक प्रश्नों को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट या 0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसीलिए इसमें 2 से ऊपर गुणा किया गया है, 2 से नीचे, तो आपका बन गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे r स्क्वायर। तो यह व्यंजक भी 1 नंबर में पूछा जाता है। तो चाहे आप इसे लिखेंगे कि ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, चाहे आप इसे लिखेंगे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r 2 लैम्डा बटे r। अब देखिए थोड़ा सा और इसमें आपके एग्जाम में क्या पूछता है 1 नंबर में कि किसी बिंदु आवेश के द्वारा r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा रेखीय आवेश के द्वारा r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ किस प्रकार निर्भर करता है। तो अब आपको याद रखना होगा कि किसी बिंदु आवेश के द्वारा r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपको बताया जा चुका है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट या 0 Q बटा r स्क्वायर से पता चलता है कि E विद्युत क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान तेजी से घटता है। फिर आपको क्या मिला है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे r। अब यहाँ से क्या चलता है, पता चलता है कि 1 E विद्युत क्रमानुपाती 1/r। तो यही आपको इतना लिखना होगा कि यदि आपका आवेश बिंदुवत है तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। यदि आपका आवेश रेखीय है तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दूरी के विद्युत क्रमानुपाती होता है। तो यह भी आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है।